दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त गुजराती हॉरर फॉक फिल्म लेकर आया हूं, जिसका नाम है बहुरूपियो, जो कि लेटेस्ट में 2026 में ही रिलीज हुई है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहानी की शुरुआत 3 दोस्तों से होती है, भाव्या, उसकी गर्लफ्रेंड माहिरा और उनकी दोस्त अनाया। तीनों कार से एक गांव की तरफ घूमने निकलते हैं। रास्ते में भाव्या के पास रिजॉर्ट के मैनेजर रामिया का कॉल आता है और वो उनकी बुकिंग कंफर्म करती है। फोन काटने के बाद अनाया हैरान होकर पूछती है, जब भाव्या के दादाजी का इतना बड़ा बंगला गांव में मौजूद है तो उन्हें रिजॉर्ट में रुकने की क्या जरूरत है। इस पर माहिरा बताती है कि वे पहले उसी बंगले में रहते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने वह जगह छोड़ दी है, क्योंकि वह बंगला सामान्य नहीं बल्कि वहाँ पर डरावनी घटनाएं होती रहती हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ अजीब आवाजें, काले साए और ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्हें वह आज तक नहीं समझ पाई। अनाया इन बातों पर हंस देती है और कहती है, आज के समय में भूत प्रेत कौन मानता है, इन सभी बातों पर विश्वास करना बेवकूफी है। लेकिन माहिरा गंभीर होकर कहती है, पहले वह भी ऐसा ही सोचा करती थी, मगर पिछले 2 हफ्तों से जब उसने अपने आंखों से ऐसी चीज होते हुए देखी तो वे अपने आप को रोक नहीं सकी। भाव्या माहौल बदलने की कोशिश करता है कि गांव पहुंचकर वह अनाया को पूरा इलाका घुमाएगा। तभी माहिरा एक चौंका देने वाली बात बताती है, सिर्फ बंगला ही नहीं बल्कि पूरा गांव ही श्रापित है। अनाया फिर भी उसकी इस बात को मजाक में लेती है। माहिरा उसे बताती है कि पहले उसे भी यह सिर्फ एक कहानी लगती थी, लेकिन जब उसने 10 महीने इस गांव में बिताए तो उसे सारी सच्चाई पता लग गई। कोई अनजानी शक्ति जरूर यहाँ पर मौजूद है। रास्ता काफी ज्यादा लंबा था, इसी वजह से अनाया कहती है कि समय बिताने के लिए वह पुरानी कहानी सुना दो जो भव्या के दादाजी ने सुनाई थी। हालांकि वह साफ कह देती है, एक पत्रकार होने के नाते वह सिर्फ तथ्यों और लॉजिक पर विश्वास करती है, लेकिन फिर भी कहानी सुनना चाहती है। माहिरा बताना शुरू करती है, करीब 70 साल पहले इस गांव पर राजा अमरेंद्र का शासन हुआ करता था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि शादी के कई साल बाद उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। एक साधु की सलाह के अनुसार वह संतान मांगने के लिए सोमनाथ चले गए। उनकी गैर मौजूदगी में गाँव में एक खतरनाक अंधविश्वास फैल गया। अगर जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ तो उनमें से एक में राक्षसी शक्ति प्रवेश कर जाएगी, वह सदियों से सोई हुई शैतानी ताकत को जगा देगा। इसी डर की वजह से गांव के लोग जुड़वा बच्चों को बलि देने लगे। जब राजा अमरेंद्र वापस लौटे तो उन्हें इस परंपरा का पता चला। उन्होंने तुरंत इस पर रोक लगा दी, लेकिन गांव वालों के मन में डर इतना गहरा बैठ चुका था, उन्होंने राजा से छिपकर बलि देना जारी रखा। जब राजा को दोबारा इस बात की जानकारी मिली तो वह काफी ज्यादा दुखी हो गई। वो अपनी प्रजा के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहते थे और इसलिए मजबूरी में उन्हें चुप रहना पड़ा। गांव में यह कुप्रथा चलती रही। कई मासूम बच्चों की जान गई और कई माओं की गोद सूनी हो गई। उन्हीं में से एक माँ ने अपने बच्चे की मौत के बाद पूरे गांव से बदला लेने की कसम खाई। उसने अपने बरामद बच्चे को पेड़ के नीचे दफनाया और फिर काला जादू सीख कर अपनी प्रतिशोध की तैयारी करनी शुरू कर दी। इसी दौरान एक अजीब घटना हुई। अमरेंद्र राजा के यहाँ जुड़वा बच्चे का जन्म हुआ। राजा समझ गए, अगर गांव वालों को इसकी खबर लगी तो वे उसके बेटे को खत्म कर देंगे। उन्होंने अपनी चिंता मंत्री को बताई। मंत्री बेहद चालाक था। उसने एक विशाल जनसभा बुलाने की सलाह दी। सभा में राजा, रानी और दोनों जुड़वा बच्चे और पूरे गांव के लोग मौजूद थे। मंत्री ने दोनों बच्चों की खूब प्रशंसा की और भगवान शिव का आशीर्वाद बताते हुए राज्य का उज्जवल भविष्य कहा। लेकिन गांव के लोगों का डर खत्म नहीं हुआ। गांव के मुखिया ने इशारों में पुरानी बात दोहराई कि जुड़वा बच्चे में एक असुरी शक्ति होती है। तभी मंत्री ने एक ऐसी चाल चली जिसने पूरे गांव को चुप कर दिया। उसने कहा कि अगर किसी को लगता है कि इनमें से एक बच्चा शैतानी है तो वो साबित करके दिखाए। जो साबित कर देगा, राजा अपना उसे आधा खजाना इनाम में दे देगा। लेकिन अगर साबित नहीं कर पाए, यह गलत निकला तो भविष्य में कोई भी अनहोनी होगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी। इतना बड़ा जोखिम लेने की हिम्मत किसी के बस में नहीं थी। इसी वजह से पूरा गांव खामोश हो गया। लेकिन गांव के सामने एक प्रस्ताव रखा गया, अगर बड़े होकर इस बच्चे ने असुरी शक्ति दिखाई तो गांव वाले इसे बेसंकोच खत्म कर सकते हैं। इसी प्रस्ताव पर गांव वाले सहमत हो गए और दोनों जुड़वा बच्चों की जय जयकार करने लगे। इतने में कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। कहानी सुनते सुनते अचानक अनाया माहिरा को रोक देती है और कहती है, अब बस करो, उसे जुड़वा बच्चों वाली कहानी में कोई भी दिलचस्प नहीं है। तभी उसकी नजर दूर बने एक प्राचीन मंदिर पर पड़ती है। भाव्य बताता है, यह गांव का बहुत पुराना मंदिर है। सभी अपने सफर में आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद भाव्य बताता है कि अब रिजॉर्ट बस आने ही वाला है। दूसरी तरफ रिजॉर्ट की मैनेजर रामिया अपनी
नई कर्मचारी मेघा का बाकी स्टाफ से परिचय करवा रही होती है। तभी उसी दौरान उसे सूचना मिलती है कि नए मेहमान पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर बाद भाव्या, माहिर और आन्या रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं। सभी स्टाफ उनका स्वागत करते हैं और तीनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर में मेघा वेलकम किट लेकर उनके कमरे में पहुंचती है और पूछती है क्या उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है। अनाया मजाक में कहती है उसे ब्लैक वाटर चाहिए। मेघा मुस्कुराकर कहती है ठीक है। वह तुरंत व्यवस्था करवाती है। आराम करने के कुछ समय बाद अनाया जिद करने लगती है कि वह भाव्या के पूरे पुराने बंगले को देखना चाहती है। माहिरा उसे साफ मना करती है क्योंकि उसे उस जगह से बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन भाव्या बताता है उसे भी वहाँ पर जाना है क्योंकि वहाँ पर कुछ जरूरी कागजात हैं, इसलिए वहाँ पर एक बार जाना ही पड़ेगा। आखिरकार तीनों बंगले में पहुँच जाते हैं। इतना बड़ा और शाही बंगला देखकर आन्या मजाक में पूछती है क्या उसके पूर्वज राजा थे। भाव्य बताता है कि उसके परिवार का राजघराने से कोई संबंध नहीं था, बल्कि उसके पूर्वज बड़े व्यापारी थे और उन्होंने ही यह बंगला बनवाया हुआ था। बंगले के अंदर पहुंचते ही माहिरा का चेहरा बदल जाता है। वह एक खिड़की की तरफ इशारा करके बताती है उसने यहीं से पहली बार एक काला साया देखा था और फिर वह दूसरे कमरे की ओर इशारा करती है। एक रात इधर से एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आन्या इन बातों को गंभीरता से नहीं लेती और माहिरा के मना करने के बावजूद उस कमरे का दरवाजा खोल देती है। कमरे के अंदर कुछ भी सामान्य नहीं था, लेकिन माहिरा का डर उसे अंदर नहीं जाने देता। वह तुरंत उन सबको बाहर निकलने की जिद करती है और बाहर आते समय अनाया खुद बंगले का ताला लगाती है और चाबी अपने पास रख लेती है। शाम होने पर रिजॉर्ट में राम्या मेघा से पूछती है उसका पहला दिन कैसा रहा। मेघा बताती है सब कुछ ठीक था। इसके बाद वह अपने कमरे में चली जाती है। वहीं स्टाफ का एक लड़का आरव चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। रास्ते में उसकी टक्कर अनाया से हो जाती है। आरव तुरंत माफी मांगकर वहां से निकल पड़ता है, लेकिन अनाया समझ जाती है कि आरव मेघा का पीछा कर रहा है। दूसरी ओर मेघा अपने कमरे में बैठकर अपने माता पिता से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उसे यह पता नहीं था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। रात का समय होने पर भाव्या और माहिर डिनर करने के लिए रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, लेकिन अनाया वहां पर नहीं आती। माहिरा उसे फोन करती है और कहती है उसे भूख बहुत लगी है, इसलिए वह ज्यादा देर न करे, तुरंत खाने के लिए आए। अनाया बताती है कि वो इस समय भव्य के पुराने बंगले में है। यह सुनते ही माहिरा का चेहरा सन्न पड़ जाता है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था उस बंगले में रात को जाना मौत को दावत देने जैसा था। अनाया हंसते हुए माहिरा से कहती है आज मुझे भी देखना है कि आखिर ऐसा कौन सा भूत है जिससे तुम इतना डरती हो। माहिरा उसे बार बार समझाती है यह मजाक नहीं है आन्या, वो तुरंत वापस आ जाए। तभी भाव्या फोन को हाथ में लेकर आन्या से कहता है वह तुरंत वीडियो कॉल चालू करे। आन्या वीडियो कॉल ऑन कर देती है और पूरे बंगले में घूमकर दिखाने लगती है। वहाँ कुछ भी नहीं है। तभी अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वह तुरंत पलट कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता। वह इसे भ्रम समझकर फिर से वीडियो कॉल पर बात करने लगती है। उधर रिसोर्ट में मेघा अपने कमरे में पानी भर रही होती है। जैसे ही वह गिलास उठाकर पानी पीने लगती है, तभी उसे धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर खिड़की की तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वह दोबारा पानी की बोतल उठाकर पीने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार आवाज उसके तुरंत पीछे से आती है। पीछे मुड़ने पर भी उसे कोई भी नजर नहीं आता। आखिरकार वह खुद को समझाकर पानी पी लेती है, लेकिन तभी अचानक कोई शक्ति उसके पूरे शरीर को पकड़ लेती है और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। तभी उसके गिलास का पानी धीरे धीरे काले रंग में बदल जाता है। दूसरी तरफ आन्या आराम से अपना ब्लैक वाटर पीती है और रिजॉर्ट में टहल रही होती है। वहीं इसके थोड़ी ही देर बाद मेघा को होश आ जाता है। उसका सिर बहुत भारी लग रहा था। वह बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर पानी मारने लगती है, लेकिन जैसे ही वह आईने में अपना चेहरा देखती है, उसके सामने अचानक उसका डरावना राक्षसी रूप उसे घूरने लगता है। यह नजारा देखकर मेघा बुरी तरह डर जाती है और वह भागकर कमरे से बाहर निकल आती है। इसी समय आन्या भाव्या के पुराने बंगले में पहुंच चुकी होती है। तभी आन्या के ठीक पीछे किसी रहस्यमय व्यक्ति की आकृति दिखाई देती है। अगले ही पल वीडियो कॉल की स्क्रीन हिलने लगती है और कॉल कट जाती है। यह देखकर दोनों घबराकर तुरंत बंगले की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उधर मेघा बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में अचानक अपने आप एक अजीब सा निशान उभर आता है। इधर भाव्या और माहिर बंगले में पहुंच जाते हैं तो देखते हैं अनाया चुपचाप उनकी तरफ पीठ खड़ी किए खड़ी हुई है और वह कोई जवाब नहीं देती। अचानक वह पलटती और दोनों डर के मारे चीख उठते हैं। अगले ही पल उन्हें पता चलता है कि अनाया ने सिर्फ एक डरावना माँ को मुखौटा पहना था। वह हंसते हुए बताती है उसने उस आदमी को पकड़ लिया है जो भूत बनकर अभी तक उन सभी को डरा रहा था। भाव्य उसे देखकर पहचान जाता है, यह तो मनीलाल है, वही प्रॉपर्टी ब्रोकर जिसे उसने कुछ हफ्ते पहले ही बंगला बेचने से मना कर दिया था। भाव्य समझ जाता है
मनीलाल जानबूझकर घर को भूतिया साबित करना चाहता था ताकि डर के कारण बंगला सस्ते दाम में खरीदा जा सके। आन्या मुस्कुराते हुए कहती है, देखा दुनिया में ऐसा कोई भूत नहीं, सब डराने वाले लोग इंसान होते हैं। अगली सुबह तीनों फिर से गांव घूमने निकलते हैं। रिजॉर्ट से बाहर निकलते समय आन्या कमरे की चाबी स्टाफ को देकर कहती है उनके लौटने तक कमरा अच्छी तरह साफ कर दिया जाए। जैसे वह मुड़ती है सामने से मेघा उससे टकरा जाती है। मेघा बार बार माफी मांगती है। आन्या उसकी मदद करते हुए उसके बिखरे हुए कागज उठाती है। तभी अचानक उसकी नजर मेघा के हाथ पर पड़ती है। पूछने पर वह कहती है बस हल्की सी चोट है, इसी वजह से उसने पट्टी बांध रखी है। इसके बाद तीनों गांव में घूमते हैं। अनाया पहली बार वहां पर आई हुई थी, इसलिए वह हर चीजों की तस्वीर खींच रही थी। भव्या और माहिरा पूजा करने के लिए उसी प्राचीन मंदिर पहुंचते हैं, जबकि आन्या वहां के भजन और संगीत के माहौल का आनंद उठाते हैं। लेकिन इधर रिजॉर्ट में कुछ और ही हो रहा था। मेघा अचानक अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी होने लगती है, जैसे वह किसी के वश में चली गई हो। इधर जैसे ही भाव्या और माहिरा और अनाया रिजॉर्ट पहुंचते हैं, उनकी सबसे पहली नजर मेघा पर पड़ती है। अनाया उसे आवाज देती है, लेकिन वह बिना किसी प्रतिक्रिया के लगातार आगे बढ़ती रहती है। तीनों उसके पीछे चले जाते हैं। आखिरकार मेघा गांव के एक पुराने बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक जाती है, जहां वर्षों पहले एक माँ ने अपने बच्चे को दफनाया हुआ था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। माहिरा डरते हुए उसके कंधे पर हाथ रखती है। मेघा अचानक पलटकर उसकी तरफ देखती है और अगले ही पल बेहोश होकर वह जमीन पर गिर पड़ती है। तीनों तुरंत उसे रिसोर्ट वापस लेकर आते हैं। डॉक्टर बुलाया जाता है। डॉक्टर जांच करने के बाद रामिया से पूछता है क्या मेघा को नींद में चलने की बीमारी है। रामिया बताती है मेघा यहाँ पर नई आई है और इसलिए उसके बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता। इसी दौरान माहिरा और भव्या की नजर मेघा के हाथ में बने उस निशान पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं और अनाया को बाहर ले जाते हैं। वहां गंभीर आवाज में भव्य उससे कहता है अगली सुबह उसे इस जगह से निकल जाना चाहिए। अनाया हैरान होकर पूछती है। तब माहिरा बताती है मेघा के हाथ पर वही श्रापित निशान उभरा हुआ है जिसका जिक्र अधूरी कहानी में था। अनाया फिर भी उसे अंधविश्वास कहकर टाल देती है। तब भव्या उसको पूरी कहानी सुनाता है। वह बताता है जब मंत्री ने गाँव वालों को चुनौती दी थी कि अगर किसी को पता लगे दोनों राजकुमारों में से कोई शैतानी शक्ति वाला है, तभी भीड़ में से एक रहस्यमय स्त्री सामने आई थी। उसने दावा किया था कि उसके पास एक ऐसी विद्या है जिससे वह दोनों बच्चों के हाथ में एक निशान बनाएगी। समय आने पर जिस बच्चे का निशान गहरा होगा वही शैतानी शक्ति का वाहक होगा और उसी की बलि दी जाएगी। राजा ने उसकी बात न मान ली, लेकिन शर्त रखी गई कि यह सब कुछ जनता के सामने होगा। उस स्त्री ने अपने बेटे के गले से पहने हुए लॉकेट को उतारा और उसी से बच्चे के हाथ में एक विशेष प्रकार का चिन्ह बना दिया। भव्या कहता है मेघा के हाथ में बिल्कुल वही निशान है। आन्या को अभी भी विश्वास नहीं था। वह पूछती है उन्हें कैसे यकीन है यह निशान वही है। माहिरा बताती है कि उसने इस चिन्ह को गांव के म्यूजियम में देखा था, लेकिन फिर भी अनाया किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। तब भाव्या आखिरी चेतावनी उसे देता है कि चाहे वह विश्वास करे या न करे, लेकिन वे दोनों अगले दिन यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि यह निशान मौत का संकेत माना जाता है। अगली सुबह भाव्या और माहिरा अनाया को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती है। वो कहती है वो एक पत्रकार है और पत्रकार होने के नाते सच को सामने लाना उसका काम है। उसे पूरा यकीन है कि इस गाँव का रहस्य के पीछे कोई न कोई तार्किक वजह जरूर होगी। वह जल्द ही इसे साबित कर देगी कि गांव का श्राप सिर्फ एक झूठ है। आखिरकार भाव्या और माहिरा भारी मन के साथ वहां से चले जाते हैं और अनाया अपनी जांच जारी रखती है। उधर मेघा को होश आ जाता है। रामिया उसे दवा देती है और आराम करने की सलाह देती है। तभी आरव उससे मिलने आता है। रामैया उसे डांटती है कि वो अपने काम पर वापस जाए। दूसरी ओर अनाया डॉक्टर का नंबर हासिल कर लेती है ताकि मेघा की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में वह कुछ जानकारी जुटा सके। रात होते ही मेघा फिर से उसी रहस्यमय हालत में कमरे से बाहर निकल जाती है। इस बार आरव उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। मेघा दोबारा से उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचती है। जैसे ही आरव उसके कंधे पर हाथ रखता है, वह पलटकर उसकी तरफ देखती है और दोबारा से तुरंत ही गिरकर बेहोश हो जाती है। आरव उसे उठाकर तुरंत वापस रिसोर्ट लेकर आता है। उसी समय बाहर खड़ी अनाया डॉक्टर से फोन पर बात कर रही होती है। वह तुरंत आरव को मेघा के साथ देखकर शक करने लगती है कि शायद यही इस मामले के पीछे है। वह दौड़कर कमरे में पहुंचती है। आरव को धक्का देकर उससे अलग करती है और गुस्से में पूछती है उसने मेघा के साथ क्या किया। आरव बार बार खुद को निर्दोष बताता है। तभी मेघा को होश आ जाता है। वह साफ कहती है आरव ने उसकी मदद की है, कुछ गलत नहीं किया। तब जाकर अनाया का गुस्सा शांत होता है। तभी मेघा बताती है बेहोश होने से पहले उसने किसी को देखा था, लेकिन वो आरव नहीं था। अनाया पूछती है
कौन था वो जो तुम्हें वश में कर रहा है। लेकिन मेघा को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता कि आखिर कौन उसके साथ ऐसा कर सकता है। अनाया उसे भरोसा दिलाती है, वह सच्चाई का पता लगा रही है। वो आरव की तरफ देखती है और कहती है, अगर तुम सच में बेगुनाह हो तो तुम मेरी मदद करो। आरव बिना झिझक के हामी भर देता है। अगले दिन अनाया रिजॉर्ट के मैनेजर रामिया से परमिशन लेकर मेघा को बाहर घुमाने ले जाती है ताकि उसका मन हल्का हो सके। उनके साथ आरव भी होता है क्योंकि आरव को गाँव के हर जगह की जानकारी थी। वह दोनों को एक बेहद खूबसूरत गार्डन में ले जाता है। वहाँ पहुंचकर अनाया मेघा और आरव को साथ छोड़ देती है और खुद बगीचे में काम कर रहे एक माली से बात करती है। बातचीत के दौरान एक बात सामने आती है। 5 साल पहले यहाँ सिर्फ पथरीली बंजर जमीन थी जहाँ एक पौधा भी नहीं उगता था, लेकिन एक व्यक्ति आया जिसने यहाँ पर कुछ बीज बोए और देखते ही देखते पूरी जमीन बगीचे में बदल गई। माली बताता है उसका नाम अमिताज था। गांव वाले उसे चमत्कारी बाबा मानते थे। ये सब जानने के बाद आन्या वहाँ से लौटने लगती है। लौटते समय उसकी नजर दूर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ती है जो पौधे से बातें कर रहा था, जैसे वो उसकी भाषा समझते हो। वही अमिताज था। इसके बाद तीनों गांव के एक पुराने चाय टी स्टॉल पर पहुंचते हैं और वो बताता है यह दुकान राजा अमरेंद्र के समय से चली आ रही है। आन्या को लगता है कि इतनी पुरानी दुकान के मालिक को जरूर इतिहास के बारे में पता होगा। वह बुजुर्ग दुकानदार से राजकुमार की कहानी के बारे में पूछती है। चाय वाला बताता है समय बीतने के साथ साथ राजा की चिंता बढ़ती गई क्योंकि दोनों राजकुमारों के हाथे पर बना निशान हर 5 साल में बदलता रहता था। कभी पहले बेटे का निशान गहरा हो जाता था तो कभी दूसरे बेटे का, लेकिन ज्यादातर समय पहले बेटे का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। जब दोनों 24 साल के हुए तो राजा को डर सताने लगा, कहीं वचन निभाते समय नौबत न आ जाए। तब मंत्री ने एक चाल सुझाई। राजा के उन्हीं दोनों जुड़वा बेटे में से एक का नाम चिरायु था। मंत्री सुझाता है कि चिरायु की शादी तुरंत करा दी जाए और उसे युवराज घोषित कर दिया जाए। अगर वह राजा बन गया तो उसकी बलि देना किसी के लिए आसान नहीं होगा। राजा ने मंत्री की यह सलाह मान ली। चिरायु का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ और उसी समारोह में उसे युवराज घोषित कर दिया गया। लेकिन यह फैसला बड़े भाई शतायु को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह खुद को असली उत्तराधिकारी मानता था। गुस्से में वह गाँव वालों को उकसाने लगा। उसने गाँव वालों को राजा का पुराना वादा याद दिलाया, जिस राजकुमार का निशान गहरा होगा उसकी बलि दी जाएगी। शतायु ने लोगों के मन में एक ऐसी बात बैठा दी कि राजा अपने वचन से मकर रहे हैं। देखते ही देखते पूरा गांव भड़क उठा। जब दोनों राजकुमार 25 साल के हुए तो गांव का मुखिया बड़ी भीड़ के साथ महल पहुंचा और राजा से अपना वादा निभाने की मांग करने लगा। मंत्री ने उन्हें मर्यादा में रहने की चेतावनी दी, लेकिन भीड़ अब बेकाबू हो चुकी थी। लोग न्याय की मांग करने लगे और महल पर हमला बोल दिया। तभी शतायु ने सबको रोकते हुए कहा, पहले दोनों भाई के हाथों में निशान देखा जाए। जिसका निशान गहरा होगा उसी की बलि दी जाएगी। दोनों राजकुमारों को सामने लाया गया। जब उनके हाथ देखे गए तो चिरायु का निशान सबसे ज्यादा गहरा निकला। देखते ही देखते चिरायु डर के मारे वहाँ से भागने लगा, लेकिन गाँव वालों ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए एक पुराने कुएं तक ले गए और उसे कुएं में जिंदा ही फेंक दिया गया। इसी तरह उसकी बलि दे दी गई। चाय वाला बताता है कि उसी दिन से उस कुएं का पानी श्रापित माना जाता है। जो भी उसका पानी पीता है वह धीरे धीरे उसी श्राप का शिकार बन जाता है। ये कहानी सुनने के बाद मेघा काफी घबरा जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन अनाया उसे समझाती है यह सिर्फ एक लोक कथा है और कोई भी इसकी कहानी का फायदा उठाकर उसके साथ खेल खेल रहा है। वह मेघा से वादा करती है और इसीलिए वह उस रात उसके साथ उसके ही कमरे में सोती है ताकि अगर उसे कोई हिप्नोटाइज करने आए तो उसे रंगे हाथों पकड़ा जा सके। रात गहरी होने के बाद सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन आधी रात में मेघा दोबारा से ट्रांस में चली जाती है। वह उठ खड़ी होती है और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल जाती है। रास्ते में जब वह आईने के सामने गुजरती है तो आईने में उसके पीछे एक डरावना राक्षसी रूप चलता हुआ दिखाई देता है, जबकि असलियत में वहाँ पर कोई नहीं था। कुछ देर बाद अनाया की आंखें खुलती हैं। वह देखती है कि वहाँ से मेघा गायब थी। वह तुरंत दौड़कर आरव को बुलाती है। दोनों आते हैं तो देखते हैं मेघा कार स्टार्ट करके उनके ही सामने से निकल रही थी। दोनों तुरंत बाइक लेकर उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ देर बाद मेघा उसी श्रापित कुएं के पास पहुंच जाती है। वह बिना किसी भाव में कुएं में कूद जाती है, लेकिन तभी अनाया दौड़कर उसे पकड़ लेती है और उसकी जान बचा लेती है। अब अगली सुबह मेघा फैसला करती है कि अब वह यह नौकरी छोड़ देगी। वह अब काफी ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन अनाया अभी भी यही मानती है कि इसके पीछे किसी इंसान की साजिश है। लेकिन इस बार मेघा को अनाया की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अनाया उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी एक रहस्यमय युवती उसका हाथ पकड़ लेती है। इसका नाम जानकी था। वह शांत आवाज में कहती है, मेघा झूठ नहीं बोल रही, बल्कि वह किसी की आत्मा के प्रभाव में है। अनाया उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा देती है
और कहती है वह भूत प्रेत जैसी बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। जानकी जवाब देती है जिस तरह अनाया भगवान को नहीं मानती उसी तरह वह चाहे तो आत्माओं पर विश्वास न करे, लेकिन दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। वो बताती है कि मेघा पहली लड़की नहीं है जो इस श्राप का शिकार बनी है। इससे पहले और भी कई सारी लड़कियां थी जो इसी तरह गायब हो चुकी। इसके बाद जानकी अनाया का हाथ पकड़ती है और अगले ही पल अनाया को एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। वह देखती है कि कई लड़कियां एक एक करके उसे श्रापित कुएं में कूद रही थी और अपनी जान दे रही थी। यह दृश्य खत्म होते ही जानकी वहां से चली जाती है। जाते जाते वह सिर्फ एक चेतावनी देती है, अगर जिंदा रहना चाहती है तो आगे से पानी के बारे में बिल्कुल मत सोचना। जाते समय अनाया उसकी गर्दन पर बना गुलाब का टैटू देख लेती है। तभी अनाया महसूस करती है कि जिस हाथ को जानकी ने छुआ था वहां भी गुलाब का निशान उभर आया है। इसके बाद कहानी 2 दिन की पहले की घटना दिखाती है जब भाव्या और माहिरा गांव छोड़कर जा रहे थे। जैसे ही वह कार को लेकर सीमा के बाहर निकलते हैं, कार अचानक बंद हो जाती है। सारे के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। कार के अंदर रहस्यमय धुआं भरने लगता है और दोनों का दम घुटने लगता है। तभी स्क्रीन पर वही श्रापित निशान दिखाई देता है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौटती है। अनाया भाव्या और माहिरा को कई बार कॉल करती हैं, लेकिन दोनों का मोबाइल बंद आता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उनके साथ जरूर न कुछ कांड हुआ होगा। तभी अनाया को कमरे की दीवार पर वही रहस्यमयी निशान नजर आता है। अगले दिन वह उस घर में पहुंचती है जहां दीवार पर यही निशान बना हुआ था। घर का मालिक बताता है यही निशान उसकी बेटी दिव्या के हाथ में उभरा था। दिव्या अस्पताल में नई नई नौकरी करने लगी थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और एक दिन वह घर से निकली और वापस नहीं आई। अनाया इसके बारे में और पता करने के लिए उसी अस्पताल में पहुंच जाती है। वहां पर एक लड़की अनाया को साइड ले जाकर अपना नाम चर्मी बताती है और कहती है दिव्या उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। बातचीत के दौरान पता चलता है कि उनकी एक और दोस्त थी जिसका नाम पूजा था, जो 2 साल पहले ऐसे ही गायब हो गई थी। पूजा भी एक होटल में काम करती थी। पुलिस ने तहकीकात की लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर भी अनाया को यही लग रहा था यह कोई गिरोह है जो लोगों को डराने के लिए ऐसे ही गायब कर देता है और अंधविश्वास फैला देता है। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, अगर यह किसी गिरोह का काम है तो मेघा बार बार उस कुएं में कूदने के लिए क्यों जाएगी। इस पर आरव कहता है शायद अपराधियों को पता चल गया होगा कि वे लोग सच्चाई जान चुके हैं, इसलिए उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। आन्या को यह बात सही लगती है। सच्चाई जानने के लिए वह आखिरकार पुलिस स्टेशन पहुंचती है। एक पत्रकार होने के नाते वह सीधे पुलिस अधिकारी के पास जाकर सवाल करती है कि जब इतने सारी लड़कियां लगातार गांव से गायब हो रही हैं तो पुलिस आखिर क्यों कुछ नहीं कर रही। इंस्पेक्टर बेबसी जताते हुए कहता है असली समस्या यह है कि ज्यादातर परिवार शिकायत दर्ज नहीं करवाते। अब तक सिर्फ 7 केस ही आधिकारिक रूप से दर्ज हुए हैं, जबकि इससे कहीं ज्यादा लड़कियां गांव में लापता हो चुकी हैं। पुलिस ने उन 7 मामलों की जांच की लेकिन कोई भी ठोस सुराग नहीं लगा। तभी वहां पर एक घबराते हुए हवलदार अंदर आता है और बताता है कि शैतान फिर से खंडहर के बाहर निकल आया है। अनाया हैरान होकर पूछती है शैतान शैतान कौन। इंस्पेक्टर बताता है वो एक सनकी आदमी है जो पुराने खंडहर में रहता है और दिन रात सुमाली जपता रहता है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद अनाया सबसे पहले पुराने दर्ज मामले की फाइल निकालती है। यह केस लगभग 25 साल पुराना था, जिसमें एक रिसोर्ट में काम करने वाली लड़की अजीब तरह से गायब हो गई थी और अनाया को एक पैटर्न नजर आया। जितनी भी लड़कियां गायब हुआ करती थी वे सभी नई नौकरी पर आया हुआ करती थी। उनकी उम्र कम थी और वह अकेली होती थी। अनाया को लगता है कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता। वह आरव को जांच करने के लिए पुराने रिसोर्ट में भेजती हैं और खुद अपने रिसोर्ट लौटकर मेघा से मिलती है। एक रात और बीत जाती है लेकिन आरव रिसोर्ट से वापस नहीं आता। उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। अगले दिन अनाया पुराने रिसोर्ट की तरफ निकलती है लेकिन उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पंचर वाला व्यक्ति पहुँच जाता है। बातचीत के दौरान वह अमिताभ भाई का नाम लेता है। अनाया चौंक जाती है क्योंकि यही नाम वो पहले भी सुन चुकी थी। युवक बताता है सामने ही अमिताभ भाई का घर है। जब तक वह आदमी कार ठीक कर रहा था तब तक अनाया अमिताभ से मिलने जाती है। वहाँ पर अमिताभ फूलों से बातें कर रहा था। उसे देखते ही अमिताभ मुस्कुराकर कहता है उसे पहले से पता था कि अनाया उससे मिलने आएगी। धीरे धीरे में अमिताभ अनाया के बारे में सारी जानकारी बता देता है। अनाया सब देखकर हैरान रह जाती है। तभी अमिताभ कुछ ऐसा कर देता है जिसे देखकर अनाया के होश उड़ जाते हैं। अमिताभ के हाथ में एक गुलाब का फूल होता है। वो उसे हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ता है और देखते ही देखते वह फूल मुरझा जाता है और अगले ही पल वह दोबारा से खिल जाता है। यह देखने के बाद अनाया चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अमिताभ जवाब देता है यह शक्ति हर किसी के अंदर होती है, बस इसे जागृत करना आना चाहिए। अमिताभ
अमिताभ की बातें सुनकर अनाया को माहिरा की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि अगर विश्वास न हो तो वह म्यूजियम में जाकर सबूत देख ले। अब अनाया सीधे म्यूजियम पहुंचती है। वहाँ पुराने दस्तावेज रखे हुए थे। तभी वहाँ पर अचानक उसकी नजर अमरेंद्र के परिवार पर पड़ती है। उस तस्वीर में राजकुमार चिरायु की पत्नी शकुंतला का चेहरा हूबहू रिसोर्ट मैनेजर रामिया के जैसा लगता था। आन्या उलझन में पड़ जाती है। यह सिर्फ एक हमशक्ल है, इसके पीछे कोई रहस्य नहीं होगा। वह तुरंत रिसोर्ट पहुंचती है, लेकिन वहां पता चलता है कि राम्या छुट्टी लेकर कहीं चली गई है। तभी मेघा फिर से ट्रांस में चली जाती है और रिसोर्ट से बाहर निकलकर उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है। आन्या उसका पीछा करती हुई वहां पहुंच जाती है। उस जगह पर वही बूढ़ा चाय वाला बुरी हालात में मिलता है। वह बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन बोलने से पहले वह अपना दम तोड़ देता है। उसके गले में एक लॉकेट अनाया को नजर आता है, जिससे वर्षों पहले दोनों राजकुमारों के हथियार पर श्रापित निशान बनाया गया था। वहीं उसे राम्या का नेम टैग भी मिलता है। अब आन्या को यकीन हो जाता है कि इस साजिश के पीछे राम्या का ही हाथ है। उसे यह भी समझ आ जाता है आरव और माहिर और भाव्या, इन तीनों के गायब होने के पीछे रामिया का ही हाथ है। इसी दौरान मेघा फिर से उसी कुएं की तरफ बढ़ने लगती है। इस समय अनाया उसे रोक लेती है, लेकिन तभी कोई अदृश्य ताकत अनाया को हवा में उड़ाकर फेंक देती है। सामने राम्या खड़ी होती है। राम्या के पास एक अजीब तरह की शक्ति थी। वह सिर्फ आदेश देकर मेघा को नियंत्रित करती है। वह मेघा से कहती है, कुएं में कूदकर अपनी बलि दे दो। आन्या बीच में आकर उसे रोक लेती है। राम्या गुस्से में चेतावनी देती है, अगर वह उसके रास्ते में आई तो उसका भी वही हाल होगा जो उसके दोस्तों का हुआ है। यह सुनकर अनाया समझ जाती है भाव्या और माहिरा अब इस दुनिया में नहीं रहे। गुस्से में अनाया पूछती है, आखिर वो यह सब क्यों कर रही है। तभी कहानी अतीत में चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है चिरायु की पत्नी शकुंतला से चिरायु बहुत ही बेइंतहा प्यार करता था। वह उससे कहता था उसकी सुंदरता कभी खत्म न हो और वह हमेशा उसे इसी रूप में देखता रहे। लेकिन उसी दौरान गांव वाले उसे पकड़ कर ले गए और जिंदा कुएं में डाल दिया। पति की मौत के बाद शकुंतला पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसने भी कुएं में कूदकर अपनी जान देने की सोची। तभी वहां पर चिरायु की आत्मा आ गई और उसे ऐसा करने से रोक लिया। उसने वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। बदले में शकुंतला ने भी वादा किया वह हर साल उसे मिलने के लिए इसी रूप में आएगी जिसमें चिरायु उसे देखना चाहता है, जवान और खूबसूरत। और यहीं से पूरी सच्चाई सामने आती है। रामाया कोई हमशक्ल या पुनर्जन्म नहीं थी, बल्कि वही अमर शकुंतला थी जिसने अपनी जवानी बनाए रखने के लिए मासूम लड़कियों की बलि देनी शुरू कर दी। हर बलि के साथ उसकी उम्र रुकती जाती थी, ताकि जब भी चिरायु की आत्मा उससे मिलने आए तो वह हमेशा उसे पहले जैसे सुंदर देख पाए। लेकिन दूसरी ओर ये अनाया अभी भी इस सभी को मानसिक विकार मानती है। उसे लगता है कि रामिया खुद को शकुंतला समझ बैठी है और उसी भ्रम में सारे अपराध कर रही है। इसीलिए वह उसके साथ साइकोलॉजिकल गेम खेलती है। वह उसकी बातों में हाँ मिलाते हुए कहती है, अगर यह प्रेम होता तो किसी और की जान लेने की बजाय अपनी जान देकर वह हमेशा अपने पति के साथ ऊपर खुश रह सकती थी। रामिया कुछ पल के लिए उसकी बातों में उलझ जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर अनाया उसे धकेल कर कुएं में गिरा देती है। अनाया को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल कुएं से चिरायु की आत्मा निकलती है और रामिया के निर्जीव शरीर पर कब्जा कर लेते हैं। यह सब देखने के बाद अनाया पहली बार सच मानने पर मजबूर हो जाती है कि भूत प्रेत सचमुच होते हैं। अब चिरायु की आत्मा शकुंतला के शरीर के जरिए अनाया की जीवन शक्ति खींचने लगती है। कुछ ही पलों में उसकी मौत तय होने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर अमिताभ पहुंच जाता है और अपनी शक्तियों से चिरायु को दूर फेंक देता है और अनाया की जान बचा लेता है। उसी समय जानकी भी वहां पर पहुंच जाती है और साफ हो जाता है कि वह भी कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि दिव्य शक्ति वाली साधिका है। दोनों मिलकर चिरायु से भिड़ जाते हैं। जानकी पूरी ताकत से लड़ती है। अमिताभ इशारों में जानकी को मेघा को सुरक्षित करने को कहता है और खुद चिरायु के साथ लड़ता रहता है। लेकिन अनाया दोबारा उठ खड़ी होती है। अमिताभ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश उसे भी दे दिया था। अब पहली बार अनाया ने अपनी अदृश्य शक्तियों को स्वीकारा और उसे पहचान लिया और यह उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब वह भी चिरायु से मुकाबला करने लगी। हालांकि अभी भी उन दोनों पर चिरायु भारी पड़ रहा था। लड़ाई के दौरान अमिताभ की नजर शकुंतला के पैर पर बने उसी श्रापित निशान पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि उसकी सारी शक्ति यहीं पर बंधी हुई है। वह एक शक्तिशाली हथियार बनाता है और अनाया की तरफ बढ़ाता है। अनाया सही समय देखकर शकुंतला के पैरों पर उस हथियार को भेद देती है। अगले ही पल उस शरीर से काले धुएं जैसी कोई ऊर्जा बाहर निकलती है और जैसे ही वह शक्ति समाप्त होती है, सालों से रुकी हुई उम्र एक बार में उसके पीछे पड़ जाती है।
शकुंतला का शरीर कुछ ही पल में बूढ़ा हो जाता है और वह राख में बदल जाता है और चिरायु की आत्मा भी अब उससे अलग हो जाती है। लेकिन चिरायु पहले जैसा नहीं था, अब वह और भी ज्यादा क्रोधित हो चुका था। अब लग रहा था उसे रोकना असंभव है। आखिरकार अमिताभ भगवान हनुमान का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करता है। उसी ऊर्जा की मदद से चिरायु की आत्मा को बांधकर उसे श्रापित कुएं में हमेशा के लिए कैद कर लिया जाता है। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो जाता है। अनया अपने सामान को उठाती है और रिसोर्ट छोड़ने के लिए निकलती है, लेकिन तभी पूरी सच्चाई सामने आती है। रामिया रिसोर्ट के पानी में उसे श्रापित कुएं का पानी मिलाया करती थी। जो भी वह पानी पीता था वह धीरे धीरे श्राप का शिकार बन जाया करता था। भाव्या और माहिरा भी वही पानी पी चुके थे, इसलिए वह गांव की सीमा से बाहर नहीं निकल पाए। अंत में मारे गए। सिर्फ आन्या ही बची थी, क्योंकि वह हमेशा अपने पास एक अलग ब्लैक वाटर रखती थी और उसने कभी भी रिसोर्ट का पानी नहीं पिया। हालांकि चिरायु का अंत हो चुका था, लेकिन गाँव में खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। आखिर में पता लगता है जिस शैतान का जिक्र पुलिस ने किया था वह कोई और नहीं बल्कि चिरायु का जुड़वा भाई शतायु है। वह अभी भी जीवित था और सुमाली नाम लेकर एक प्राचीन दैत्य शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा था। यही सच्चाई सामने आती है। राजकुमार जन्म से शैतान नहीं थे। गांव वालों का अंधविश्वास पूरी तरह झूठ था। असली खेल उसे श्रापित निशान का था, जिसे बदले की आग में जल रही उस तांत्रिका स्त्री ने बनाया था, जिसने अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए पूरे गांव को ही श्रापित कर दिया था। उसी निशान ने दोनों राजकुमारों को दैत्य शक्ति से जोड़ दिया और बाद में शकुंतला भी उसका शिकार बन गई। फिल्म के आखिरी में हम यह भी देख पाते हैं शतायु आखिरकार सुमाली नाम जपकर उस शक्ति को जगा देता है और उसी समय अमिताभ के पवित्र बगीचे में आग लग जाती है। अमिताभ समझ जाता है कि असली युद्ध अभी बाकी है। वो दोबारा से अपनी साधना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता था अब उसका सामना एक और बड़ी शक्ति से होने वाला है। और इसी मोड़ के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। जैसे ही यह वीडियो आता है वैसे ही मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह गुजराती हॉरर मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेकर आते रहेंगे। और इसके पहले मैंने ईसा करके एक मूवी एक्सप्लेन की थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और उसे देखना ज़रूर। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट, यू आर वॉचिंग स्कैरी दक्ष।